हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है वेब ऑप्टिक्स के बेसिक पर। तो जैसा कि हम ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना। तो ऑप्टिक्स के बारे में हम जानते हैं कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम प्रकाश के गुण के बारे में और इसके जो घटनाएं हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। अब ऑप्टिक्स दो तरह का होगा, एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस सब को। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इट डील्स द वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और फिर हम डुअल नेचर ऑफ लाइट जो होता है जिसमें पार्टिकल और वेव दोनों होता है। तो पहले जो कुछ साइंटिस्ट थे वो शुरुआत में इसको पार्टिकल मान रहे थे, उसके बाद फिर वेव नेचर वाले साइंटिस्ट आए जो लाइट को वेव मान रहे थे। या फिर कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए बाद के जनरेशन में जिन्होंने लाइट को के दोनों ही नेचर को स्वीकार किया। मतलब वो मान रहे थे कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इस तरह से ये सिद्धांत सब ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते गया। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था रे ऑप्टिक्स को, हमने कुछ बेसिक रे ऑप्टिक्स के बेसिक को लेकर के हमने बनाया था वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से प्रकाश बना है छोटे छोटे टीनी बॉल्स से, जिसको हम कार्पस्कुलर कहते हैं। तो लाइट इज मेड अप ऑफ कार्पस्कुल्स। कार्पस्कुल्स क्या होता है, कार्पस्कुल्स क्या होता है? तो एक टीनी पार्टिकल होता है जिसको न्यूटन ने मासलेस पार्टिकल माना। So these corpuscles emits from source of light and traveled with high velocity। ये जो कार्पस्कल्स है तो ये बहुत मतलब हाई स्पीड से वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये सब एग्जाम्पशन है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी का कि कार्पस्कल्स जो है सो सोर्स से निकलता है और बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। दीज पार्टिकल आर शॉर्ट बाय द सोर्स ऑफ लाइट सो दे एक्वायर हाई स्पीड। और उसने माना कि इसमें मास नहीं होता है इस पार्टिकल में। कार्पस्कल्स हैव डिफरेंट कलर्स हैज डिफरेंट साइज। आई अलग अलग जो रंग के कण होते हैं उनका अलग अलग साइज होता है। तो न्यूटन्स का जो कार्पस्कुलर थ्योरी है तो न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी से मतलब जो वेव नेचर है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो सका था, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन। तो इस तरह से बाद में हम देखते हैं कि हाइजेंस वेव थ्योरी आया और हमने देखा कि न्यूटन का जो कार्पस्कुलर थ्योरी है उसका कुछ लिमिटेशन है। अब चर्चा करते हैं वेव नेचर का, हाइजेंस वेव थ्योरी। तो in 1678 Huygens suggested that light travels in form of longitudinal wave just as sound properties through air। तो उसका मानना था हाइजेन का कि मतलब जो ये साउंड वेव के ही तरह लाइट भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद ही proposed that these prevails an hypothetical medium in whole universe called ether। और उसने एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना की जिसको हम ईथर कहते हैं। बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग। लेकिन बाद में ये ईथर वाला जो था कंसेप्शन ये गलत साबित हुआ। एज नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स। तो प्रकाश का जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, न कि मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दिस थ्योरी could successfully explain reflection, refraction, diffraction, interference and polarization of light। इस थ्योरी के मदद से हम सफलतापूर्वक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब की व्याख्या कर सकते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेकिन ये व्याख्या नहीं कर सका। तो ये भी थ्योरी फेल हो गया। और
तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बट इन रियलिटी इट इज ट्रांसवर्स वेव। तो हाइजेन के हिसाब से लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव था, लेकिन मतलब वास्तव में ये क्या है, तो ट्रांसवर्स वेव है। तो ये इसके फेल्योर का मतलब रॉन्ग एजम्पशन साबित हुआ। लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि उसने ये तो बता सका कि ये वेव नेचर ही लाइट का हो सकता है। अब हम देख सकते हैं जब न्यूटन ने कह दिया था कि ये कण का बना हुआ होता है कार्पस्कुलर थ्योरी, तो फिर किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसके सिद्धांत को खंडित करे। अब न्यूटन ने कह दिया है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मानने ही को नहीं तैयार थे कि लाइट वेव है। तो जो न्यूटन ने कह दिया पार्टिकल, तो वेव मानना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात घटना हुई कि हाइजन का जो आइडिया, हाइजन ने कहा कि मुझे तो लगता है कि वो वेव है, और उसने बहुत अपना दिमाग लगा करके कुछ एग्जम्पशन से, कुछ हाइपोथेसिस से ये साबित करने की हो सकती मैंने कोशिश की। उसने कहा कि कम वेवलेंथ होने की वजह से लाइट दिखाई नहीं देता, मतलब वेव तो है ही लेकिन इसका वेवलेंथ इतना कम है जिसके वजह से ये दिखाई नहीं देता। ये सब बात सब उन्होंने कही। और फिर बाद के जो साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल आए, यंग आए, हम देखेंगे उनका एक्सपेरिमेंट सभी देखे। तो इस सब के हिसाब से फिर साबित हुआ कि वेव है। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बात तब हुई जब आइंस्टीन आए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था 1900 में। तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाइट पार्टिकल है। तो हम इस तरह से कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने पार्टिकल नेचर की बात की कि लाइट पार्टिकल है, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बात कही कि लाइट वेव है, कुछ साइंटिस्ट इसमें सहमत थे कि लाइट पार्टिकल और वेव नेचर दोनों रखता है। तो इसमें हम जो हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो इस तरह से जो हाइजेन का, लेकिन अभी भी फेलियर होने के बावजूद भी कितना इम्पोर्टेंट है ये थ्योरी, जो आज भी हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम बट इट इज़ नॉट ट्रू। और हाइजेन के थ्योरी के हिसाब से स्पीड जो है डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगा, रेयर में कम होगा। लेकिन ये भी गलत एग्जम्पशन साबित हुआ। लेकिन ऐसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने ये तो कल्पना कर सका वो कि लाइट जो है सो वेव है, यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस of all such particles which are oscillating in same phase normal to the wave front gives the direction of propagation of wave at same। तो अब जब हम इसको वेव थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी विफलता और बहुत बड़ी गलत बात सामने में आई कि एक ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव मान रहा था, जबकि रियल में ये ट्रांसवर्स वेव है। और उसके बाद फिर ये मतलब डेंसर, उसके हाइजन के हिसाब से डेंसर मीडियम में इसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, रेयर मीडियम में कम होना चाहिए। ये भी गलत एग्जम्पशन था। तो लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मतलब ये थ्योरी हाइजन का वेव थ्योरी। और उसमें कुछ बातें हैं, नई बातें हैं, जैसे वेव फ्रंट का कंसेप्ट है। तो वेव फ्रंट को परिभाषित किया गया है लोकस के रूप में। किसका लोकस? ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, सभी जो पार्टिकल है उसका लोकस। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये लोकस किसका? तो लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल, जो प्रत्येक पार्टिकल का जो लोकस, और वो जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले जो पार्टिकल है उसके लोकस के रूप में हम वेव फ्रंट को मैंने डिफाइन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वेव फ्रंट का डिफिनेशन। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एट सेम टाइम। और जो वेव फ्रंट पर जो हम मतलब नॉर्मल खींचते हैं, ये डायरेक्शन देता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का। इसके बाद हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड फॉर्म्स इट्स ओन वेव कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट और वेवलेट। तो उसने कहा कि हर एक जो मतलब हमारा वेव फ्रंट है वो वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है और अपना वो वेव बनाता है इन होमोजेनियस मीडियम।
secondary wavelet spread with same in all direction। अब हेमोजेनियस मीडियम में सेकेंडरी वेवलेट फैलता है सेम वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन में। और उसके बाद सेकेंडरी वेवलेंथ में सेकेंडरी वेवलेट के थ्योरी में हम देखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन सेकेंडरी वेवलेट गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट। इस तरह से हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी को हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसमें कि कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं। तो 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो इसका जो होता है वो पॉइंट सोर्स से निकलता है। उसके बाद होता है प्लेन वेव फ्रंट, तो सोर्स एक्ट इसका इन्फिनिटी पर होता है। और तीसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो थिन रेक्टिलिनियर स्ट्रिप या लीनियर सोर्सेज से निकलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 तरह के वेव फ्रंट को। और उसके बाद इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए फिर मतलब क्या होता है कि मतलब इंसिडेंटेड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट प्लेन लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन आई इज आर, इसको साबित कर सकते हैं। और जो वही इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्शन का रूल है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। तो इस तरह से जो स्नेल्स का नियम है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इसमें इस विधि से। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, ऐसा हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे वैसे इसको प्रूव नहीं करेंगे। उसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो इसमें क्या होता है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स इन द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई ईच ऑफ देम। तो इसमें हम लिखते हैं y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है तो 2 वेव मिल करके क्रेस्ट मिल करके और जो ट्रफ मिल करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनाता है, और क्रेस्ट और ट्रफ मिल करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनाता है। इंटरफ्रेंस को हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। जब एक वेव दूसरे वेव पर चढ़ जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, तो 2 तरह का हो गया आपको इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब इसमें जो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, तो इसमें फेज डिफरेंस होता है 0, 2 पाई 2n पाई, और फास्ट डिफरेंस होगा 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, n लेमडा, और n का जो मान होगा 0, 1, 2, 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरफ्रेंस जो होता है सुपरपोजिशन, मतलब मीटिंग ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का वेव जब एक दूसरे से मिलता है सेम डायरेक्शन में, तो इंटरफ्रेंस होता है। तो इस तरह से मतलब इंटरफ्रेंस को हम कैसे समझेंगे, सुपरपोजिशन और मीटिंग ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड वेव इन सेम डायरेक्शन। और 2 तरह का हो गया, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और इसका नेसेसरी कंडीशन है कि फेज डिफरेंस 0, 2 बाई 2n पाई के फॉर्म में होगा, और पाथ डिफरेंस 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा के फॉर्म में होगा। तो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए भी नेसेसरी कंडीशन होगा कि फेज डिफरेंस इसका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म में होगा, और पाथ डिफरेंस लेमडा बटा 2, 3 लेमडा बटा 2, 5 लेमडा बटा 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के फॉर्म में होगा। इसके बाद हम इसमें प्रूव करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट वेरी फ्रॉम 0 to 4। ये इसमें आपको प्रूव करना होता है, और मैथमेटिकली हम इसमें लिखते हैं कि IR बराबर 4I, इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 4I। तो मैथमेटिकली क्या हो गया, IR बराबर 4I। इसके बाद इंटरफ्रेंस ऑफ वेव बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग जो साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें एक सोर्स लेते हैं और सोर्स से प्रकाश आता है, और हम 2 पर्दा लेते हैं और 2 उसमें छेद होता है, और फिर हमको ब्राइट डार्क फ्रिंज सब प्राप्त होता है। लगातार एक ब्राइट एक डार्क एक बार ब्राइट एक डार्क ऐसे स्क्रीन पर प्राप्त होता है। और तो इसकी व्याख्या हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से करते हैं।
on immersing YDAC apparatus in any medium, its wavelength decreases say by mu times with respect to air। और इसमें जो फार्मूला हम यूज करते हैं बीटा डैश बराबर लेमडा डी अपॉन म्यू डी और बीटा डैश बराबर बीटा अपॉन म्यू। और जो हमारा ब्राइट फ्रिंज होता है तो उसको और मतलब वो ब्राइट फ्रिंज होता है तो उसका जो वेट होगा वो डार्क फ्रिंज के बराबर होगा। तो इसमें हमको ये समझना है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पर्दा में हम 2 छेद लेते हैं, एक सोर्स से लाइट आता है और फिर हमको जो प्राप्त होता है ब्राइट डार्क फ्रिंज। और इसके वेट विड्थ की बात करें तो होता है बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी। अब इसके बाद इसमें हम नेसेसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे फॉर YDAC। तो इसमें क्या होगा, द कंडीशन फॉर द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट आर अंडर इंटरफ्रेंस द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो ये सोर्स जो लाइट का है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और वेव शुड बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। वेव जो हम लेते हैं इसमें वो सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए और जो डायरेक्शन भी वेव का सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड जो हम लेते हैं वेव का तो दोनों वेव का वो भी एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और स्लिट जो ऑफ बोथ ऑफ द सोर्सेज शुड बी थिन। और जो हम एकदम बारीक सा पतला सा छेद करते हैं, इन बातों को ध्यान में रख करके हम इसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है नेसेसरी कंडीशन फॉर YDAC, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को हम संक्षेप में कहते हैं YDAC। इसमें पहला क्या हो गया, द कंडीशन फॉर द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट आर एस अंडर इन इंटरफ्रेंस द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, wave should be the same frequency, direction of wave should also be the same, the amplitude of both the waves should also be the same, the slit of both the sources should be thin। इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद इसमें चर्चा है कोहेरेंट सोर्स का। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर those sources which emit a light wave having the same frequency, wavelength and in the same phase, or they have a constant phase difference। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इसमें वेव ऑप्टिक्स में। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटरिंग इन द ज्योमेट्रिकल शेड ओरिजिन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव और noticeable when opening or obstacle is of order of wavelength of light। Alternative pattern of bright and dark fringe is formed on a screen of decreasing intensity। Central fringe is brightest of all। तो इस तरह से हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को, और छाया इसमें नहीं बनता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। कोई जो ऑब्स्टेकल बाधा होता है उसके कॉर्नर से प्रकाश मुड़ जाता है और छाया नहीं होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटरिंग इन द ज्योमेट्रिकल शेड ओरिजिन। तो इस तरह से वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इसमें हम YDAC का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, फिर लीनियर विड्थ को देखेंगे जो थीटा बराबर लेमडा बटा ए होता है और मतलब x बराबर लेमडा डी बटा ए होता है। तो टोटल लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x बराबर 2 लेमडा डी अपॉन ए, इसको हमको निकालना है। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है कि हमको वेव ऑप्टिक्स में शुरू में आपको कार्पस्कुलर थ्योरी होगा, पार्टिकल नेचर वाला, और उसके बाद हम इसमें हाइजन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हाइजन एक्सपेरिमेंट के बाद फिर इसमें YDAC को देखेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे। तो यही मेन चीज़ हो गया। उसमें जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखेंगे कि कैसे दो वेव मिलते हैं तो क्या होता है, इसकी चर्चा इसमें हम करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी की बात होती है, तो उसने जोड़ दिया कि पार्टिकल जो है तो ये लाइट जो है तो पार्टिकल नेचर प्रिवेल करता है, एवेल करता है। मतलब लाइट बना है कौन चीज़ से, तो पार्टिकल से बना है। और ये तीन ही पार्टिकल का नाम उसने कार्पस्कुलर दिया, कार्पस्किल्स दिया।
अपने कार्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर बहुत सारे थ्योरी सिद्धांत को भी प्रूव किया, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इस बात को न्यूटन ने कहा। फिर हाइजेंस साहब आए और बहुत कठिन था जब न्यूटन ने कह दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो फिर साइंटिस्ट में हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो हाइजेन ही थे जिन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि लाइट वेव है, और हो सकता है कि वेवलेंथ ये जो इसका वेवलेंथ इतना कम है इस वेव का, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता है। इन बातों को दुनिया के सामने में हाइजीन ने रखा, और ये बहुत बड़ी बात थी। फिर दूसरे साइंटिस्ट लोग आए, यंग्स आए, मैक्सवेल आए, और फिर बात आगे बढ़ी। लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कुछ हाइजीन का जो कंसेप्शन था वो रॉन्ग भी साबित हुआ। फिर नई नई बातें आई जो बिना मीडियम के भी ये लाइट ट्रेवल कर सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन बातों को सामने में आने से और भी हमारा ज्ञान का लेवल बढ़ा वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, इन बात सबको समझना है, वेव फ्रंट को समझना है। और जो अलग अलग तरह के वेव फ्रंट होते हैं, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इसको समझना है। फिर इन्फिनिटी जो सोर्स होता है उसको समझना है। तो हाइजेन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, जिसके हिसाब से ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी wavelet which spread out in all direction with the speed of the